मैं डॉक्टर भावना आचार्य। स्वप्न वासव दत्तम का अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने नाट्य साहित्य और महाकवि भास का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था, जिसमें उनकी 13 कृतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी ली थी। और उनकी जो प्रमुख और सर्वोत्तम कृति है, उनका जो नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, आज हम उसका प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम अंक का। और जैसा बताया था कि सबसे पहला जो श्लोक होता है वो नांदी होता है, जिसे मंगलाचरण भी कहा जाता है। तो आज हम प्रथम अंक का प्रारंभ कर रहे हैं और उसका पहला श्लोक है, उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कम्रौ भुजौ पाताम। इस नांदी श्लोक में जिसकी स्तुति की गई है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। उदयन वेन्दु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कम्रौ बलस्य भुजौ त्वां पाताम। उदयन वेन्दु सवर्णौ, उदयकालीन इंदु सवर्णौ, चंद्रमा के समान रंग वाली, आसव दत्ता बलौ, अपनी प्रिया को मध्य देने वाली या बल देने वाली, पद्मावतीर्ण पूर्णौ, श्री तथा शुभ लक्षणों से संपन्न, वसंत कम्रौ, वसंत ऋतु के समान मनोहर, बलस्य बलराम की भुजौ भुजाएं, त्वाम पाताम आपकी रक्षा करें। तो यहाँ पर बलराम की स्तुति करते हुए नांदी श्लोक में महाकवि भास ने कहा है कि गोरे वर्ण वाली बलशाली भुजाएं और शुभ लक्षण वाली जो बलराम की भुजाएं हैं वो आप सबकी रक्षा करें। महाकवि भास ने यहाँ इस श्लोक में बड़ी निपुणता से इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनका भी उल्लेख कर दिया है या उनके नामों की सूचना दे दी है, जिसमें उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती और वसंतक, इनके नामों का भी उल्लेख हो गया है। और जहाँ पर प्रकृत अर्थबोधक शब्दों से सूच्यार्थ की सूचना मिलती है या शब्दों के माध्यम से किसी के नाम का बोध हो जाता है, वहाँ पर मुद्रालंकार होता है। तो यहाँ बलराम की स्तुति भी की गई है और उनकी बलशाली भुजाओं के द्वारा सबकी रक्षा करने की बात भी कही गई है। और साथ ही साथ नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनके नामों की सूचना भी यहाँ पर निपुणता से दे दी गई है। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा है, नांदी श्लोक है, मंगलाचरण है, जिसमें दोनों बातें हमें स्पष्ट हो गई हैं। तो ये जो नांदी श्लोक है ये समाप्त होता है और इसके पश्चात सूत्रधार कहता है। नाटक में सबसे पहले सूत्रधार प्रवेश करता है और सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः। तो सूत्रधार जो पात्र है या जो सूत्रधार उस प्रधान अभिनेता को कहते हैं जो रंगमंच पर घटित होने वाली प्रधान घटनाओं को नियमित रूप से चलाता है। वही रंगमंच का अधिष्ठाता होता है और वही प्रस्तावना में मुख्य रूप से उपस्थित होकर नाटक का आरंभ करता है। साथ में नाटकीय पात्रों का परिचय देता है और उनको आवश्यक निर्देश भी देता है। तो यहाँ सूत्रधार को नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से उसको आवाज़ आती है। उत्सरत उत्सरत आर्याः, हटो हटो महाशयों, उत्सरत हटो हटो। तब उसे ज्ञात होता है, और क्या ज्ञात होता है वो हम यहाँ पर दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे। भृत्यैर्मगध राजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवन गतो जनः।
तो ये प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है। और इस श्लोक से ज्ञात होता है कि कौन हटा रहा है या किसको हटाया जा रहा है। तो सूत्रधार जब सुनता है तब ये इस श्लोक से हमें ज्ञात होता है। और इस श्लोक का अन्वय है तपोवन गतः सर्वो जनः मगध राजस्य कन्यानुगामिभिः स्निग्धैः भृत्यैः दृष्टम उत्साद्यते। तपोवन गतः, तपोवन में रहने वाले सर्वो जनः, सभी लोगों को, मगध राजस्य, मगध राज की कन्या जो है, अनुगामी भी, मगध राज की कन्या के अनुगमन करने वाले, पीछे चलने वाले, स्निग्धै भृत्यैः, जो उनके प्रिय सेवक हैं, उनके द्वारा दृष्टम, धृष्टता से या अशिष्टता से, उत्सार्यते, हटाया जा रहा है। तो जब उत्सरतः ये सब सुनाई देता है तब ये श्लोक आता है कि कौन हटा रहा है और किसकी आज्ञा से हटाया जा रहा है। तो जैसा यहाँ पर ये है कि तपोवन में रहने वाले लोगों को, तपोवन में कौन रहता है, मुनि रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, तपस्या करने वाले लोग रहते हैं, उनको मगध राज की पुत्री के जो सेवक हैं, जो अनुगमन करने वाले हैं, उनके द्वारा हटाया जा रहा है। तो जैसा हमने इसकी संक्षिप्त कथा में पढ़ा था, जो अंकानुसार हमने कथा पढ़ी थी, उससे पहले जो भूमिका पढ़ी थी उसमें स्पष्ट हुआ था कि प्रथम अंक जो है वो तपोवन के वातावरण से प्रारंभ होता है। और यहाँ प्रथम अंक प्रारंभ हुआ है, तपोवन का दृश्य आया है, और तपोवन में रहने वाले जो तपस्वी हैं उनको राजकुमारी, मगध की राजकुमारी जो है, उनके सेवक अशिष्टता से, योग्य अयोग्य का विचार किए बिना हटो हटो ऐसा कहकर वहाँ से हटा रहे हैं। तो ये सूचना हमें इस श्लोक से मिलती है। अब इस श्लोक में हम कुछ समास भी देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से। तपोवन गतः, जैसा यहाँ पर शब्द आया है तपोवन गतः, तपोवनम गतः इति तपोवन गतः, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। कन्यानुगामिभिः, कन्याम अनुगन्तुं शीलं येषामस्ति कन्यानुगामिनः तैः कन्यानुगामिभिः। मगध राजस्य, मगधस्य राजा, ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। ये श्लोक जब समाप्त होता है तब ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगंधरायणः आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। तब वहाँ पर तपोवन में प्रवेश करते हैं, कौन करते हैं, परिव्राजक वेशो योगंधरायण, परिव्राजक अर्थात सन्यासी के वेश में योगंधरायण, और आवंतिका के वेश में, अवंती नामक स्थान पर या उज्जैनी जिसे कहा जाता है, वहाँ की स्त्रियों का वेश धारण किए हुए वासवदत्ता वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो हमने इसकी जो भूमिका थी उसमें ये पढ़ा था कि उदयन को अब शत्रु से पुनः राज्य की प्राप्ति कराने के लिए योगंधरायण और वासवदत्ता और मंत्रियों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि उदयन को राज्य की पुनः प्राप्ति कराने के लिए वासवदत्ता को वहाँ से जाना होगा। और उसके लिए उन्होंने अग्निदाह की घटना को प्रमुख बनाकर और ये घोषणा करवा दी थी कि वासवदत्ता और योगंधरायण उसमें जलकर मर गए हैं, लेकिन वो वास्तव में मरे नहीं थे, वो वेश बदलकर तपोवन में आ गए थे। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि योगंधरायण सन्यासी के वेश में और वासवदत्ता आवंतिका के वेश में आ गए हैं और वे दोनों तपोवन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ तक हमने 2 श्लोकों की कथा पढ़ी है। अब हम कल या अगली कक्षा में इसके बारे में अगला श्लोक पढ़ेंगे। तब तक आप इसका एक बार पुनः अध्ययन कीजिए।